Hello everyone. We have started business purchase account. So let's recall first what we have learned. First of all, purchase consideration. There are the two methods for the purchase consideration method. One is consideration method and second one is the net asset method. A and B. Okay. So in consideration method, what in these we will find a goodwill or capital reserve by using a formula. Goodwill is equal to purchase consideration minus net asset, or capital reserve is equal to net asset minus purchase consideration. I have told you three steps for doing the sum. First one is our net asset, second one is purchase consideration and third one is goodwill और capital reserve. तो बस यही करना है, हमें कोई मेथड स्पेसिफिकली याद नहीं करनी कि कंसिडरेशन मेथड है और नेट एसेट मेथड है, और आपको सम में ऐसा बोला भी नहीं होगा कि कंसिडरेशन मेथड यूज़ करो या नेट एसेट मेथड यूज़ करो. ये तो सिर्फ डिफरेंस दिया है, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ कि कंसिडरेशन मेथड में क्या करेंगे, गुडविल दी नहीं होगी, हमें फाइंड करनी होगी. ओके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज़ द परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट. और अगर बैलेंस शीट जो हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट होगी उसमें जो गुडविल दी होगी वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. और नेट एसेट मेथड में क्या होगा, इन दिस गुडविल इज़ गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ कंसिडर्ड इन नेट एसेट कैलकुलेशन. दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है. कंसिडरेशन मेथड में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें गुडविल नहीं दी होगी, और नेट एसेट मेथड में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल दी होगी. तो जब भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल प्रोवाइड करते हैं तब हम क्या करेंगे, वो गुडविल को नेट एसेट की कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे. हमने इलस्ट्रेशन 1 और 2 कर दिया है. उसमें हमने परचेज कंसिडरेशन मेथड ही थी जिसमें बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दी गई थी जो हमने अपनी नेट एसेट की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं की थी. आज जो सम देखेंगे उसमें क्या होगा, गुडविल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी होगी और वो हम क्या करेंगे, नेट एसेट की कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे. और इसमें हमें जब भी गुडविल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दी गई होगी तब हमें याद रखना है परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट्स, यानी जो हमने नेट एसेट फाइंड की होगी उसी की टोटल अमाउंट हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन में कंसिडर करेंगे. ओके, सो लेट्स रिवाइज द स्टेप्स फॉर द सम. First step is find out the net assets. How we will find the net asset, that is the total assets minus total liabilities, and do not include the fictitious assets just like a debenture discount account, preliminary expense account, advertisement suspense account, अंडरराइटिंग कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, ये सारी जो फिक्टिशियस एसेट है वो हम हमारी नेट एसेट की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दी होगी तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे. सेकेंड पॉइंट इज कंसिडर द न्यू वैल्यू इफ़ एनी. अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी असेट की न्यू वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू दी होगी तो हम वो मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा टू पे कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में हम कुछ भी दे सकते हैं, इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, कैश भी हो सकता है. जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन होगी उस हिसाब से हम परचेज कंसिडरेशन काउंट करेंगे. एंड थर्ड स्टेप हमारा होगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व. अगर हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो नेट एसेट से ज़्यादा है तो हमारी गुडविल क्रिएट होगी, और अगर हम पेमेंट नेट एसेट से कम कर रहे हैं तो वो हमारा होगा कैपिटल रिजर्व. ओके, ये 3 स्टेप्स कंपलसरी हमें कोई भी मेथड हो काउंट करनी ही है. उसके बाद जनरल एंट्रीज़ है. जनरल एंट्रीज में हमने डिसाइड किया था फर्स्ट एंट्री आएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. सेकेंड होगी हम सारी जो असेट्स लेके आ रहे हैं, सो ऑल असेट्स डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज़ टू वेंडर्स अकाउंट. याद रखना है यहाँ जो अमाउंट आएगी वो परचेज कंसिडरेशन जितनी ही होनी चाहिए. उसके बाद है पेमेंट टू वेंडर. उसके बाद हम सारी असेट्स और लाइबिलिटी हमारे बिजनेस में आ गई है तो उसके सामने हम उनको पेमेंट करेंगे. तो पेमेंट लेने वाला कौन होगा, वेंडर्स अकाउंट टू ऑल कंसिडरेशन. जहाँ हमने सेकेंड स्टेप में जो सारी कंसिडरेशन काउंट की होगी वही हम यहाँ लिखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. यस, उससे पहले आपको अब बैलेंस शीट होगी वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनानी होगी. तो अगर आपको उसमें डाउट है वर्टिकल फॉर्मेट में तो पहले मैं आपको वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट का पूरा समझा देती हूँ, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 3 काउंट करेंगे. ओके, वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट में क्या करना है,
हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, वो सारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होती थी, और राइट हैंड साइड जो होता था वो हमारी असेट्स होती थी। पर अब वर्टिकल फॉर्मेट है, तो वर्टिकल फॉर्मेट में हमें करना है, शुरुआत करेंगे वो इक्विटी और लाइबिलिटी से होगी, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो असेट का होगा। सो टर्न बाय टर्न आई एम टेकिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। शुरुआत हम करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में। उसमें भी दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा शेयर होल्डर्स फंड। ओके, इधर मैंने नोट्स लिखा है नंबर 1 और नंबर 2। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो बैलेंस शीट के बाद उन्होंने सब नोट्स बनाई है। मतलब ये शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में डायरेक्ट जो अमाउंट लिखेंगे वो डायरेक्ट नहीं लिखनी है, हमें नोट्स में दिखाना है कि कैसे कितनी अमाउंट आई है। ओके, तो शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। सो शेयर होल्डर्स फंड में दो पार्ट आएंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकेंड हमारा इक्विटी और लाइबिलिटी में दूसरा पार्ट आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटी में भी एक आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो हम ज़्यादा समय के लिए ले रहे हैं, जैसे कि डिबेंचर्स है, बैंक लोन है। जो भी मैंने पेंसिल से लिखा है वो आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है कि ये सारी चीज़ें आ सकती है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई भी अगर हम प्रोविज़न करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो भी सब यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में आएगी, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन्स सेविंग, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होगी तो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है करंट लाइबिलिटी। याद रखना, फर्स्ट पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड पार्ट है नॉन करंट लाइबिलिटी, थर्ड पार्ट है हमारा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में भी दो पार्ट्स मैंने लिखे हैं, ट्रेड पेबल यानी हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं वो ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स, और सेकेंड वन है अदर्स, बिल्स पेबल है या कोई और दूसरी कोई लाइबिलिटी है तो हम यहाँ लिखेंगे अदर्स में। ओके, दैट इज़ द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ फर्स्ट पार्ट। टोटल करेंगे, उसके बाद आएगा जो हमारा होगा वो सेकेंड पार्ट असेट्स का होगा। असेट्स में शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन करंट असेट्स से। नॉन करंट असेट्स यानी जो लंबे समय के लिए हमने हमारे बिजनेस में रखी है वो सारी आएगी नॉन करंट असेट्स में। नॉन करंट यानी जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सारी आएगी नॉन करंट में। तो नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आएगा फिक्स्ड असेट्स। हमको पता ही है फिक्स्ड असेट्स के दो टाइप्स है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है इंटेंजिबल असेट्स एंड टेंजिबल असेट्स। मैंने पेंसिल से उसके नीचे लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंटेंजिबल असेट्स किस किस टाइप की इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी इंटेंजिबल असेट्स है। उसके नीचे मैंने लिखा है सेकंड पार्ट टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स यानी जो भी असेट्स हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, तो सारी टेंजिबल असेट्स हो आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा करंट असेट्स का। करंट असेट्स यानी जिसको हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी आएगी करंट असेट। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्वेस्टमेंट, तो होगा इन्वेस्टमेंट तो हम डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। इन्वेंटरीज लिखो या स्टॉक लिखो, दोनों सही है, तो इन्वेंटरीज भी हम डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यानी हमको जो मिलने वाला है, क्या मिल सकता है, डेटर्स के पास से हमें कैश मिल सकती है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सारे हमारे ट्रेड रिसीवेबल है, तो उसके लिए हमें अलग से नोट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट मीन्स कैश और बैंक का अकाउंट होगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद है अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स यानी जो हमारे फिक्टिशियस असेट्स हैं, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सेट्रा, वो सारी हम लिखेंगे अदर करंट असेट में। और इसका करेंगे टोटल बी। टोटल ए और टोटल बी हमारा सेम आना चाहिए, तो ही हमारा सम क्या है, सही है। ओके, आई थिंक you guys have a clear idea about the vertical format. If any doubt or query then tell me about that. Okay, अब शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 3 से। इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोला है, जितेंद्र लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2011 with an authorized capital of rupees 1 lakh. Authorized capital, what does it means? That means company can issue 10,000 equity share during its lifetime. वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो जितने समय तक वो अपनी कंपनी चालू रखेंगे उतने समय तक हमें क्या करना है, वो 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हैं ऑफ 10 ईच। अक्वायर द बिजनेस ऑफ मैशर्स राजेश एंड संजय। ओके, तो परचेजर कौन है, जितेंद्र लिमिटेड परचेजर है, और वेंडर कौन है, राजेश एंड संजय। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2010 वॉज अंडर। हमें पुरानी बैलेंस शीट दी गई है और उसके नीचे हमें
एडजस्टमेंट दिए गए हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक वर टेकन ओवर 50,000 एंड 20,000। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक की हमें मार्केट वैल्यू दी गई है, तो हम ऑल बैलेंस शीट की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू ही सीधा कंसिडर करेंगे। उसके बाद द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी द वैल्यूड एट 10,000। येस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें इस सम में गुडविल एडजस्टमेंट में दी गई है। अगर गुडविल एडजस्टमेंट में देते हैं तो हम उस गुडविल को हमारी नेट असेट की कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते, और अगर गुडविल हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है तो वो गुडविल को हम नेट असेट की कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। क्लियर? देन आफ्टर थर्ड पॉइंट है द फर्म डिस्चार्ज द 5% मॉर्गेज लोन एंड रिमेनिंग लाइबिलिटीज़ टू बी द टेकन ओवर बाय द कंपनी। जो 5% हमारी लोन है वो हम नहीं लेके जा रहे हैं, उसके अलावा जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ है वो सब हम कंसिडर कर रहे हैं। और उसके बाद फोर्थ में हमें बोला है परचेज प्राइस वॉज टू बी द सेटिस्फाइड बाय द इश्यू ऑफ ₹5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फुली पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% एंड डिवेंचर ऑफ ₹50,000 एंड द बैलेंस इन कैश। मतलब हम परचेज कंसिडरेशन में उन लोगों को इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं, डिबेंचर भी दे रहे हैं, और जो बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो हम उसे कैश में प्रोवाइड करेंगे। ओके, लास्ट पैराग्राफ है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इतनी इफेक्ट से शुरू करते हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द नेट असेट। ओके, मैंने यहाँ स्टार बनाया है क्योंकि गुडविल हमें कहाँ दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है, तो हमारी असेट्स की शुरुआत गुडविल से ही होनी चाहिए। गुडविल 10,000, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की हमें मार्केट वैल्यू दी गई है 50,000, तो हम जो बुक वैल्यू है 48,000 वो कंसिडर नहीं करेंगे, 50,000 कंसिडर करेंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 20,000। स्टॉक का बुक में है 24,000, बट वी डू नॉट कंसिडर 20,000 बिकॉज वी हैव गिवन मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, सो वी कंसिडर द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। ओके, उसके बाद हमें डेटर्स दिए गए हैं, डेटर्स 23,200, बिल्स रिसीवेबल 64,000, इन्वेस्टमेंट 4,800 एंड बैंक बैलेंस दी गई है 9,600। तो सारी की सारी असेट्स हैं वो हमने कंसिडर कर ली है। टोटल करेंगे, उसके बाद लाइबिलिटी से शुरू करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड कैपिटल दिया गया है, कैपिटल हम कंसिडर नहीं करते। 5% मॉर्गेज लोन वो हमारी लाइबिलिटी है, पर हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि वो हम लाइबिलिटी के रूप में नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो हमने नहीं लिखा। उसके बाद है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो हमने क्रेडिटर्स भी लिखा है एंड बिल्स पेबल भी लिखा है, उसका भी हम टोटल करेंगे और ये टोटल असेट्स में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नेट असेट्स। ओके, A minus B, that is a net asset. Clear? Now what they are giving is purchase consideration. Second step is always our purchase consideration. परचेज कंसिडरेशन में उन्होंने बोला इक्विटी शेयर दे रहे हैं कितने के, 5,000 इक्विटी शेयर से 10 each। उन्होंने बोला है कि इक्विटी शेयर हम कैसे इश्यू कर रहे हैं, 20% प्रीमियम से। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा हमारा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मैंने कैसे फाइंड किया, 10 रुपये की हमारी फेस वैल्यू है, उसके ऊपर 20% यानी 2 हमारा हो जाएगा प्रीमियम। उसके बाद है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स 50,000 को उन्होंने बोला है कि हम कंसिडर करेंगे, और रिमेनिंग इन कैश। यस, टोटल परचेज कंसिडरेशन दिया नहीं है, पर बोला है कि रिमेनिंग हम किस में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में। तो हमें याद रखना है ये गुडविल एडजस्टमेंट में दी गई है, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, नेट असेट जितना होगा। तो हमने नेट असेट अभी काउंट किए 1,15,000, तो परचेज कंसिडरेशन भी हमारा होगा 1,15,000। तो जो रिमेनिंग बाकी का जो बचेगा 5,000 वो हम उसको कैश में पेमेंट करेंगे। ओके, तो ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हुए, नेट असेट एंड परचेज कंसिडरेशन। थर्ड स्टेप हमारा होता है गुडविल फाइंड करना, पर इस सम में हम गुडविल फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि गुडविल कितने की है, 10,000 की है, तो हमें गुडविल का स्टेप इधर नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो जर्नल एंट्रीज में हमारी पहली एंट्री क्या होती है, राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जितेंद्र लिमिटेड हु इज़ द परचेजर। नाउ स्टार्ट विद द बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन जितनी 1,15,000, और वेंडर है मेशर्स राजेश एंड संजय अकाउंट 1,15,000। ओके, सेकेंड हमारी एंट्री होती है, क्या होती है,
हम करते हैं जो भी एसेट्स हम लेके आते हैं अपने बिजनेस में वो सारी डेबिट करेंगे, और जो भी हम लाइबिलिटी लेके आते हैं वो हम क्रेडिट करेंगे। येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट गुडविल लिखना मत भूलना। गुडविल हमें दी गई है तो गुडविल डेबिट 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन है हम वो कहाँ से लेंगे, नेट एसेट की जो कैलकुलेशन होगी वहीं से लेंगे। ओके, नेट एसेट में जो सारी एसेट्स थी वो हम डेबिट करेंगे, जो लाइबिलिटी थी वो क्रेडिट करेंगे, और आएगा बिजनेस परचेज अकाउंट 1,15,000। ओके, उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी होती है असेट्स और लाइबिलिटी आ गई तो सामने हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर हम पैसे देते हैं तो क्या करेंगे, मेशर्स राजेश एंड संजय अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या हमने दिया है, इक्विटी शेयर दी है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, डिबेंचर्स दिया है और कैश दी है, तो ये सारे के सारे जो परचेज कंसिडरेशन है वो हम क्रेडिट करेंगे। तो याद रखना ये सेकेंड एंट्री है वो हम कहाँ से लेते हैं, हमारा स्टेप नंबर 1 है जो नेट एसेट की कैलकुलेशन है वहाँ से लेते हैं, और जो थर्ड एंट्री है जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कहाँ से लेते हैं, स्टेप नंबर 2 जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है वहाँ से लेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो मैंने बोला था पैराग्राफ हमने छोड़ दिया था, उसमें क्या बोला है वो फिर से देखते हैं। पैराग्राफ में हमें बोला है द बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज इश्यूड टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 20% विच वर फुली सब्सक्राइब्ड। नाउ द अमाउंट ड्यू इज रिसीव्ड इन फुल with the exception of the final call 3 on 500 equity shares. These shares were forfeited and reissued at a discount of 20%. Okay. इलस्ट्रेशन 2 में भी ये पॉइंट आया था, इलस्ट्रेशन 3 में फिर से रिपीट हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, बाकी के जो शेयर हैं हमने यहाँ देखा था कि टोटल शेयर हमारे 10,000 है ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसमें से हमने 5,000 शेयर है वो परचेज कंसिडरेशन में दे दिए हैं। तो अब हमारे रिमेनिंग शेयर्स कितने आएंगे, तो कैलकुलेशन में दिखाना है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हमारी 10,000 की थी, उसमें से 5,000 हमने परचेज कंसिडरेशन में दे दिए हैं, तो बाकी के जो बचेंगे वो हम क्या करेंगे, पब्लिक इश्यू करेंगे, यानी पब्लिक में इश्यू करेंगे पब्लिक को 5,000। ओके, उसमें भी हमने क्या उन्होंने बोला है कि जो 500 शेयर्स वाले हैं वो 3 रुपीज़ हमें पेमेंट नहीं कर रहे, उतना पेमेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो जो पेमेंट हमें नहीं मिल रहा है उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियस। तो कितना नहीं मिल रहा है, 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, जो 3 अमाउंट है वो हमें नहीं मिल रही है और 500 शेयर्स के ऊपर, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 1500 जो है वो कॉल्स इन एरियस है, इतनी अमाउंट हमें नहीं मिल रही है। ओके, तो कितनी अमाउंट मिलेगी वो देख लेते हैं। अमाउंट है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ द फेस वैल्यू 50,000। उसके ऊपर उन्होंने बोला है 20% हमें प्रीमियम में इश्यू कर रहे हैं तो प्रीमियम भी मिलेगा, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 10 इंटू 20% 10,000 हमें मिलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल हुआ 60,000, पर अभी हमने कैलकुलेशन की कि जो 1500 है वो कॉल्स इन एरिया से वो हमें अमाउंट नहीं मिलेगी, तो हम क्या कर देंगे 60,000 माइनस 1500 दैट इज़ टोटल अमाउंट हमें रिसीवेबल होगी 58,500। ओके, सो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे हमने इश्यू किया है तो अमाउंट मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट 58,500। जो अमाउंट हमें नहीं मिल रही है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियस दैट इज़ 1500, और कहाँ जाएगी ये, तो हमारी होगी इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, 50,000 कैपिटल में और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में, जो हमने पीछे कैलकुलेशन की है उसी की यह एंट्री है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो हमें अमाउंट नहीं मिल रही है वो शेयर हम क्या कर लेंगे, फोरफिटेड यानी उन लोगों के पास से हम ये शेयर वापस ले लेंगे। तो ये बात याद रखना, जब भी आप शेयर इश्यू करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल क्रिएट होती है, तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, पर जैसे ही हम अपनी जो शेयर है जिसके ऊपर हमें पेमेंट नहीं मिलता है उसके शेयर हम फोरफिटेड यानी उनके पास से जब्त कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो उतनी कैश शेयर कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी एंट्री कैसे लिखेंगे वो देखना है। एंट्री हमारी होगी इतनी, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 10, ऑलवेज फेस वैल्यू से ही होता है। ओके, तो 500 शेयर के ऊपर जो 10 रुपीज़ थे वो अब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कर दिए, इतनी कम कर दिए, उन लोगों के पास से हमने अपने शेयर्स वापस ले लिए हैं क्योंकि उन्होंने हमने 3 रुपये नहीं दिए थे। ओके, 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट यानी अब हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे
जितनी अमाउंट हमें मिल चुकी है, जितनी अमाउंट हमें क्या हो चुकी है, रिसीव। उन्होंने लिखा था कि 3 रुपीज़ है वो नहीं मिले हैं, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की हो और 3 रुपये हमें नहीं मिल रहे हैं, तो उसका सीधे सीधा मतलब होता है कि 7 रुपये हैं वो हमें मिल चुके हैं। ये आपको 12th में भी आ गया है, फिर से रिपीट हो रहा है। ओके, जो अमाउंट हमें मिल चुकी है वो कौन से अकाउंट में आएगी, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। ओके, और जो हमें नहीं मिले, यहाँ हमने अकाउंट एक ओपन किया था कॉल्स इन एरियस अकाउंट, वो अब हम क्लोज कर देंगे कॉल्स इन एरियस अकाउंट 1500। ये एंट्री नहीं है। ओके, याद रखना क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रही हूँ, उन लोगों के पास से हम अपने शेयर वापस ले रहे हैं, तो इतनी शेयर कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, इसलिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया है फेस वैल्यू से। 2 फोरफिटेड शेयर अकाउंट, यानी जितनी अमाउंट हमें मिल चुकी है उन शेयर पर वो हम वापस ले रहे हैं, और 3500 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। एंड जो अमाउंट हमें नहीं मिली है, दैट इज़ द कॉल्स इन एरियस अकाउंट, वो हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट। जो हमने यहाँ क्रिएट किया था, डेबिट किया था, वो हम वापस यहाँ क्लोज कर देंगे। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, उन्होंने उसके बाद बोला है कि जो शेयर आपने फोरफिटेड, यानी अपने उन लोगों के पास से वापस ले लिए, उनको वापस पब्लिक में इश्यू करो। ओके, यहाँ लाइन लिखी है कि दीज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड री इश्यूड, मार्क द वर्ड री इश्यूड, वापस से हमें उन्हें पब्लिक में इश्यू करना है, और वो भी डिस्काउंट के साथ करना है। कितना % डिस्काउंट होगा, 20% डिस्काउंट होगा। ओके, तो 20% डिस्काउंट होगा, तो हम शुरू करते हैं। कितना शेयर है, 500 शेयर्स हैं। ओके, ये रहा, वापस से इश्यू कर रहे हैं, तो हमें अमाउंट मिलेगी। अमाउंट मिलती है तो कहाँ आएगी, हमारी बैंक अकाउंट में आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने 4000 ही क्रिएट की है। क्यों, क्योंकि 500 शेयर है और मल्टीप्लाई बाय 8 होगा। 8 कैसे होगा, क्योंकि फेस वैल्यू 10 की है और उसमें हम 20% क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 2 रुपीज़ हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अमाउंट कितनी मिली हमें, 8 रुपीज़ की। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज़ 4000। तो जो डिस्काउंट दिया है वो कंपनी अपने पॉकेट में से डिस्काउंट कभी नहीं देती। वो डिस्काउंट कहाँ से देंगे हम, जो अगले शेयर होल्डर थे उनकी जो अमाउंट पेमेंट की थी, वही जो हमने यहाँ फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्या किया था, क्रेडिट किया था। ये हमारी एक रिज़र्व की तरह पड़ी है हमारे बिजनेस में, तो हम उसी में से क्या करेंगे, फोरफिटेड शेयर ये डिस्काउंट देंगे। तो ये जो 1000 रुपीज़ है वो हमारा डिस्काउंट है, और डिस्काउंट ऑलवेज कंपनी अपने पॉकेट में से नहीं, जो उसके आगे वाला शेयर होल्डर था उसी में से लेके नए शेयर होल्डर को देंगे। ओके, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि वापस से हमारी इतनी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट हो गई है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5000। ओके, 7th एंट्री है फोरफिट, जो अब हमने यहाँ फोरफिटेड शेयर अकाउंट किया था, क्रेडिट किया था 3500, यहाँ डेबिट किया 1000, तो जो बैलेंस आएगी ये रहा, फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट है 3500 और माइनस हमने डेबिट किया है 1000, तो जो 2500 जो बैलेंस आ रही है वो कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिट है। ओके, ये बेनिफिट है, तो हम क्या करेंगे, वो बेनिफिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लेके जाएंगे। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, यहाँ सारी एंट्री कंप्लीट होती है। सबको जनरल एंट्री में यहाँ ब्रैकेट करके बीइंग करके उसके लिए लिखना है कि ये एंट्री किसके लिए है। मैंने नहीं लिखी है, पर आप सबको एग्ज़ाम में बीइंग करके ये एंट्री किस लिए आप लिख रहे हो वो लिखना कंपलसरी है, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, दिस मच इज़ क्लियर। नाउ स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। अब हम क्या बनाएंगे, इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो आपको ऐसे ही ड्राइंग करके रखना है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था और समझाया था, वैसे ही वर्टिकल फॉर्मेट हमें ये बना के रखना है। ओके, और उसके हिसाब से हम बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। तो मैंने बोला था कि बैलेंस शीट में आपको नोट्स बनानी है। यहाँ मैंने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट लिखा है वहाँ मैंने लिखा है नोट्स 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, तो हम नोट्स बनाएंगे और जो वहाँ अमाउंट आएगी वही अमाउंट यहाँ हम लिखेंगे। वर्टिकल बैलेंस शीट का जैसे फॉर्मेट है उसमें मैंने साइड में नोट्स के नंबर लिखे थे। अब नोट्स के नंबर को आपको क्या करना है, जिस हिसाब से उसमें
चीज़ें आएगी, मतलब जो जो आइटम आएगी उस हिसाब से हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं करेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए सारे नोट्स के ऐसे फॉर्मेट बना के रख दिए हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ वर्टिकल बैलेंस शीट में लिखा था, क्या लिखा था, शेयर कैपिटल। तो पहली हमारी नोट बनेगी शेयर कैपिटल। दूसरा मैंने लिखा था रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरी नोट बनेगी रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड आइटम जो मैंने लिखी थी वो थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए बनाएगी नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब नोट नंबर 4 क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो वो हमारे सम के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, अगर है तो ही हम नोट नंबर 4 वहाँ बनाएंगे, वरना हम नोट नंबर 4 नहीं बनाएंगे। तो थोड़ा आपको डिसाइड करना होगा आपके सम के हिसाब से कि कौन सी नोट्स आपको बनानी चाहिए और कौन सी नहीं। जैसे यहाँ ट्रेड पेबल है, वो तो डायरेक्ट क्रेडिटर की अमाउंट आ जाएगी, तो उसके लिए अलग से नोट बनाने की ज़रूरत नहीं। अदर में भी हमने सम किया तो हमें पता चला कि कौन सा अदर है, एक बिल्स पेबल ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो उसके लिए भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस हेड के अंदर एक आइटम आती हो तो उसकी नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में मैंने बनाया है इंटेंजिबल असेट्स और टेंजिबल असेट। तो मैंने भी यहाँ नोट्स क्रिएट किए, इंटेंजिबल असेट नोट 4, और उसके बाद मैंने लिखा है नोट 5 टेंजिबल असेट्स। और उसके बाद यहाँ है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट लिख देंगे, स्टॉक होगा तो स्टॉक भी हम डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। यस, उसमें हम 2 आइटम्स कंसिडर करते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, तो उसके लिए नोट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ द ट्रेड रिसीवेबल। ओके, उसके बाद आता है अदर करंट असेट। तो हमने जो सम किया उसमें कहीं भी अदर असेट्स की बात नहीं हुई थी, तो हम उसकी नोट नहीं बनाएंगे। नोट का क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सम के हिसाब से कि कौन सी नोट्स बनानी है और नहीं। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो सारी नोट्स बना दो, जिसमें जो आइटम आएगी वो लिखेंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहली नोट है हमारी शेयर कैपिटल। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमारी जर्नल एंट्री से कि कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी है। ओके, सबसे पहले हमारा ये बिजनेस परचेस अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट, तो वो हम कहीं भी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो हमने यहाँ क्रिएट किया है और उसके नीचे हम उसको क्लोज कर देंगे, तो उसकी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं गुडविल अकाउंट। यस, गुडविल अकाउंट वो हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। तो इंटेंजिबल असेट में हम लिखेंगे गुडविल ₹10,000। ओके, उसके बाद जो सारी असेट्स है वो सारी असेट्स हमारी क्या है, टेंजिबल असेट्स है। ओके, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में बैलेंस शीट में जो हमने लिखा है वहीं लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। तो बाकी की जो टेंजिबल असेट्स हैं उसके लिए हमने नोट बनाई है, तो हम उस नोट में टेंजिबल असेट्स लिख देंगे। कौन कौन सी थी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। यस, स्टॉक आता है तो स्टॉक वो हमारा यहाँ डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही लिख देंगे। स्टॉक बैलेंस शीट में हमने यहाँ नोट्स नहीं बनाई, जिसकी नोट्स नहीं बनाते उसकी अमाउंट हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। स्टॉक है 20,000, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्टॉक। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ आता है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल। कितनी अमाउंट दी है हमें बिल्स रिसीवेबल की, 6400। ओके, ये अमाउंट्स मैं सारी कहाँ से ले रही हूँ, जो हमने जर्नल एंट्री लिखी है वहीं से हम वो सारी अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। यस, तो इन्वेस्टमेंट भी हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे हैं ₹4800, तो हम इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लिख देंगे 4800। ओके, उसके बाद है हमारा बैंक अकाउंट। यस, बैंक अकाउंट मैंने पिछले समय में भी आपको बोला था कि डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बैंक को हम वर्किंग की एक साइड में लिख देंगे, हमारी ओपनिंग बैलेंस आई है 9600। उसके बाद हम आगे की एंट्री देखेंगे। आगे की एंट्री में हमें क्या है, हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, मेसर्स राजेश संजय अकाउंट डेबिट, तो वो हमने यहाँ क्रिएट किया था, यहाँ हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया, तो यहाँ कहीं भी उसकी बैलेंस लिखेंगे नहीं। उसके बाद है शेयर कैपिटल, तो हमने शेयर कैपिटल के लिए बनाया ही है। आपने पूरा सम कर लिया तो आपको पता ही है कि शेयर कैपिटल 1 लाख की पूरी इश्यू हो चुकी है। तो हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ लिखेंगे कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो थी वो कितने की थी, 10,000 की थी और 10 ईच थी। उसमें से हमने 5,000 किसको दे दिए, वेंडर को दे दिए, और 5,000 हमने इश्यू कर दिए, तो पूरे की पूरी कितने की हो गई, 1 लाख की। तो ये हमें यहाँ लिख के रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आती है हमारी एंट्री में शेयर कैपिटल के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी
प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा है 10,000 का, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। उसके बाद की एंट्री में है डिबेंचर्स। यस, डिबेंचर क्या है हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लिखेंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की अमाउंट है 50,000। ओके, उसके बाद है कैश अकाउंट। यस, कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की हम इफेक्ट हमारी कैलकुलेशन नहीं देंगे। कैश की अमाउंट पेड हो रही यानी क्या होगी, वो माइनस होगी 5,000। उसके बाद है बैंक। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश और बैंक दोनों को एक ही समझना है, उसको अलग अलग नहीं करना है। तो ओपनिंग बैलेंस जो हमने संजय और राजेश में से लेके आए थे वो थे 9600। अभी हमने न्यू इश्यू किए यानी इतने अमाउंट हमारे पास बढ़ गई है, तो हम प्लस इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स 58,500। ओके, उसके बाद हमने एंट्री में फिर से बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है फॉर द फॉरफिटेड शेयर्स, जो हमने दूसरे इश्यू किए थे, तो वो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 4,000, उसका टोटल करेंगे और माइनस जो हमने वेंडर को यहाँ क्रेडिट करके पेमेंट किया है, जो क्रेडिट करके पेमेंट करते तो उतनी अमाउंट हमारे यहाँ से कम हो जाएगी, तो अब हम उसको माइनस कर देंगे, -5,000। जो फाइनल बैलेंस आएंगे 67,100, वो हम लिख देंगे डायरेक्टली बैलेंस शीट में। हमने यहाँ लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमारी अमाउंट है 67,100, तो वो हम डायरेक्टली वहाँ लिख देंगे। ओके, तो वो हमारी एंट्री खत्म हो गई है। उसके बाद की एंट्री है जो है बैंक अकाउंट, जिसकी हमने इफेक्ट प्लस करके दे दिए। कॉल्स इन एरियस अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ हमने क्रिएट किया है और नीचे हमने उसको क्रेडिट कर दिया है। जो भी अकाउंट से वो बंद हो जाते हैं तो उसकी बैलेंस हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते, सिर्फ उतनी ही अमाउंट लिखते हैं जितनी हमें बैलेंसेस बाकी है उतनी। शेयर कैपिटल की इफेक्ट हमने शेयर कैपिटल में डायरेक्ट दे दी है 1 लाख की। सिक्योरिटी प्रीमियम फिर से यहाँ आया, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। ओके, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा ही है। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले भी 10,000 का था, दूसरी बार 10,000 का आया, तो हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे 10,000 प्लस 10,000, तो टोटल हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 20,000। ओके, क्योंकि 10,000 हमने वेंडर को दिए तब आया था एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम, और दूसरी बार हमने जब शेयर इश्यू किए थे तब आया था, तो दोनों का हम प्लस करके यहाँ लिख देंगे 20,000। ओके, उसके बाद की एंट्री है फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल फॉरफिटेड, तो हमने उसकी एंट्री पहले से करके रख दी है, तो वो हम बैलेंस नहीं लिखेंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट यहाँ हमने क्रिएट किया है, वहाँ यहाँ हमने क्लोज किया है, तो वो भी उसकी बैलेंस हम नहीं लिखेंगे। कॉल्स इन एरियंस यहाँ क्रिएट किया था, यहाँ बंद कर दिया, तो इसकी बैलेंस ही नहीं है, तो बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। ये बैंक अकाउंट 4,000 हमने इफेक्ट दे दी है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट यहाँ क्रिएट किया था, यहाँ हमने फिर से माइनस किया, यहाँ भी हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, तो हम डायरेक्ट इफेक्ट देंगे ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट की। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना है हमारा 2500, तो वो भी हमारी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500। ओके, तो हमारी सारी जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप पूछेंगे बार बार यहाँ शेयर कैपिटल डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी इफ़ेक्ट हम अपने नोट्स में नहीं देंगे। हम तो जो फाइनल अमाउंट आई होगी वही हम हमारे नोट्स में लिखेंगे, बाकी हम नोट्स में लिखेंगे नहीं। जो फाइनल बैलेंस होती है वही अमाउंट हम अपनी नोट्स में लिखते हैं और फिर हम उसकी बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, सो क्लियर नोट्स कैसे बनाना है, पहले हमने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई, उसके हिसाब से हमने जो सम किया उसमें जितनी भी अमाउंट आती है वही अमाउंट हम उतने ही हिसाब से हम क्या करेंगे, नोट्स क्रिएट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सम में लॉन्ग टर्म प्रोविज़न नहीं आई तो हम उसकी नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स का पार्ट क्या है, सम के हिसाब से होगा, कंपलसरी नहीं है कि इतनी नोट्स बनानी ही है। ओके, तो अब हम अपनी नोट्स कंप्लीट बंद करते हैं, क्लोज करते हैं और उसकी जो अमाउंट है वो हम अपने बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे। तो ये शेयर कैपिटल बंद करके उसकी बैलेंस आई 1 लाख की, तो हम अपने यहाँ शेयर कैपिटल की वर्टिकल बैलेंस शीट में लिखेंगे 1 लाख। सेकेंड हमारी नोट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो सारी नोट पहले बंद कर दो। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 20,000 था और 2500 ऐड हो गया, तो आंसर होगा 22,500।
ओके। उसके बाद थर्ड नोट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें एक ही है 50,000। इंटेंजिबल असेट्स में एक ही है 10,000। उसके बाद जो हमारी है वो है टेंजिबल असेट्स। यस, मैंने गलती से सिर्फ नाम ही लिखा है, अमाउंट लिखना भूल गई हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की है और प्लांट एंड मशीनरी 20,000। तो टोटल यहाँ हमारे टेंजिबल असेट्स कितनी है 70,000 की। ओके। और लास्ट में ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल आया, बस बिल्स रिसीवेबल ही है, नहीं डेटर्स भी है। डेटर से 23,200। यस, यहाँ एंट्री में भी देखना, मैंने डेटर्स लिखना मैं भूल गई हूँ। नेट एसेट की कैलकुलेशन में लिखा है, पर जो जर्नल एंट्री है वो मैं डेटर्स लिखना भूल गई हूँ, तो याद से आप लिख लेना डेटर्स अकाउंट 23,200। देखो यस, आगे हमने डेटर लिखना मैं भूल गई थी, तो वो हमने डेटर्स लिख लिए। ओके। अब सारे हमारे जो नोट्स है वो हम 1 बाय 1 क्लोज़ कर देंगे और उसकी जो सारी अमाउंट्स है वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। शेयर कैपिटल हमने क्लोज़ किया 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्लोज़ किया 22,500। लॉन्ग टर्म हमारी जो बोरोइंग थी वो भी हमने कर दी 50,000 क्लोज। उसके बाद जो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो तो कुछ है ही नहीं, तो उसमें हमने डैश कर दिया। उसके बाद करंट लाइबिलिटी दैट इज़ अ ट्रेड पेबल, तो हमारी जो बैलेंस जर्नल एंट्रीज लिखी है उसमें हमने लिखा है क्रेडिटर्स 22,000 एंड बिल्स पेबल 7,000। तो वो हम नोट्स में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वर्टिकल बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। जो हमारा ट्रेड पेबल है 22,700 एंड अदर्स बिल्स पे अदर है वो बिल्स पेबल 7,000। ओके। वैसे ही हम असेट्स के सारे नोट्स क्लोज करेंगे। टेंजिबल असेट्स गुडविल का जो था वो 10,000, उसके बाद टेंजिबल असेट्स थी 70,000। उसके बाद हमने जो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली पुट किए थे 4,800, फिर इन्वेंटरीज जो डायरेक्टली हमने लिख लिया था। ट्रेड रिसीवेबल का जो नोट बनाया था वो क्लोज करके हमने यहाँ लिखा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हमने क्या बनाई थी, अलग से वर्किंग नोट बनाई थी, तो डायरेक्ट अमाउंट हमने यहाँ लिखी है। अदर कोई भी करंट असेट हमारे पास है नहीं, तो उसमें हमने क्या कर दिया, डैश कर दिया। अब करना है लाइबिलिटी साइड और असेट साइड का टोटल। तो टोटल हो रहा है हमारा बैलेंस शीट का 2,01,500। ओके, 2,01,500। वैसे ही हम असेट्स का भी टोटल कर लेंगे। ओके, असेट्स हमारी 10,000, 70,000, इसके बाद 4,800, 20,000, 29,600, 67,100। यस, 2,01,500। तो हमारा टोटल ये बी और ए इक्वल हो रहा है। ओके, सो हमारा सम पूरा करेक्ट है। याद रखना, यहाँ मैंने डेटर में मिस्टेक की थी, डेटर हमने नहीं लिखा था, वो याद से लिख लेना वरना आंसर गलत आएगा। ओके, थैंक यू।